गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। भारत के भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में हम देखेंगे कि अब संवैधानिक यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही होगी। यहाँ पे थोड़ी सी चमक है, उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं कहीं और सेट कर रहा था तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी ब्लैक वाइट बोर्ड को। चलिए बहरहाल इसको थोड़ा सा इसमें मेरा सहयोग कीजिएगा और देखिए मैं आगे शुरू करता हूँ। भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत में व्यापार करने हेतु तो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे। उन्होंने व्यापार किया, अत्यधिक लाभ कमाया। इसी क्रम में जो यूरोपीय देश थे उन्हें ये मालूम चला कि भारत के साथ व्यापार करना लाभ की स्थिति में रहने के बराबर है। इस वजह से उन्होंने भी, जो यूरोपीय लोग थे, उन्होंने भी भारत के साथ व्यापार करने की चेष्टा करना शुरू किया। इसी क्रम में देखा गया कि 1600 ईस्वी के इर्द गिर्द, 1600 ईस्वी के इर्द गिर्द एक कंपनी लंदन में फॉर्म हो रही थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको महारानी द्वारा, उस समय महारानी सम्राट थे, उनके द्वारा भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। अंग्रेजी कंपनी भारत आई और भारत में उसने अपने धीरे धीरे पांव पसारना शुरू किया। ये वही समय था जब भारत पे मुगलों का शासन था। अकबर उस समय अकबर शासन कर रहे थे। उस समय कंपनी बनती है वहाँ पे 1600 ईस्वी में, जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए भारत आती है। धीरे धीरे पहले क्या था कि अंग्रेज जब आए तो वो व्यापार करते थे, यहाँ से माल खरीदते थे, जो सूत होता था वो, मसाले होते थे वो, मोती और इत्यादि चीज़ों का व्यापार करते थे। तो उस व्यापार के क्रम में वो यहाँ से सामान खरीदते थे, लंदन ले जाके उसको बेचा करते थे या ब्रिटेन में ले जाके उसको बेचा करते थे। माल खरीदने के लिए यहाँ पे जो हमारे स्थानीय लोग थे उनसे कच्चा माल खरीदने के लिए या जो भी बना बनाया माल होता था उनको खरीदने के लिए वो यहाँ पे पैसे दिया करते थे, ठीक है। यहाँ पे आके वो पैसे दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने धीरे धीरे क्षेत्रों पे अधिकार करना शुरू कर लिया। प्लासी और बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद में उन्हें यहाँ पे दीवानी और यहाँ पे आए उन्होंने, बहरहाल ये इतिहास में पढ़ाया जाएगा प्लासी और बक्सर का युद्ध। लेकिन हाँ, उससे इनको क्षेत्र मिलना शुरू हो गए। क्षेत्र मिलना शुरू हो गए तो आवश्यकता थी कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाएं। कि संसद थी, उसने कुछ नियम, कुछ अधिनियम बना के भेजे। वही अधिनियम और नियम आपको संवैधानिक विकास में पढ़ना है। देखिए 1773 से लेके 1773 में इनका पहला चार्टर्ड एक्ट आया था। उससे पहले भी कई एक्ट बना के भेजे गए थे। वो छोटे मोटे एक्ट थे जो कंपनी के कर्मचारियों को ये रेगुलेट करने के लिए, उसका कोई सीधा प्रभाव इंडियंस पे नहीं पड़ा था। लेकिन जो सबसे बड़ा सीधा प्रभाव पड़ने वाला जो अधिनियम था वो 1773 का अधिनियम था, ठीक है। 1773 से लेके जब तक 1857 की क्रांति हो नहीं गई तब तक भारत में कंपनी शासन किया करती थी। लेकिन 1858 की क्रांति के 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम आता है, 1858 का अधिनियम, जिसको कहते हैं भारत में अच्छे शासन को लाने वाला अधिनियम। ये अंग्रेजों की भाषा में था, भारत में अच्छा शासन स्थापित करने वाला अधिनियम 1858 का अधिनियम। उसमें जो है भारत का जो भारत की सम्राट जो था, मतलब भारत का जो शासन था वो क्राउन के हाथों में चला गया। फिर 1858 से लेके 1947 जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक वो ब्रिटेन की महारानी यहाँ की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई। चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नोट डाउन करते चलिए और साथ ही साथ एक काम कीजिएगा, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है,
आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा। हाँ, साथ साथ में मैं आपको PDF नोट्स दे दिया करूँगा। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं मुझसे। और किसी भी चीज़ का PDF आपको चाहिए होगा, जो क्लास चल रही है उसके विषय में आपको PDF चाहिए होगा, आप मुझको लिख के भेज दीजिएगा, मैं उसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि मैं टेस्ट सीरीज चलाऊँगा, GS से रिलेटेड अभी टेस्ट सीरीज चलेगी। उसमें अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप उसमें एनरोल कर लूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास के क्रम में सबसे पहले जो है 31 दिसंबर 1600 को वहाँ का सम्राट, ब्रिटेन की सम्राज्ञी जो थी, उनसे अधिकार पत्र प्राप्त करते हुए यहाँ पे कंपनी आती है व्यापार करने के लिए। वो डेट थी जिस डेट को महारानी ने कंपनी को दिया था कि आप आइए और व्यापार कीजिए, वो थी 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 को इनको अधिकार प्राप्त हुआ। और कितने वर्षों के साथ पूर्वी देशों का व्यापार करने के लिए प्राप्त हुआ, तो वो था 15 वर्षों का व्यापार करने के लिए इनको प्राप्त हुआ था अधिकार। अच्छा, अधिकार प्राप्त हुआ तो ये क्या करते थे कि जैसे कंपनी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कंपनी को चलाने के लिए इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फॉर्म किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे। 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और इनको नियुक्त करना, मतलब इनको चुनने का तरीका ये था कि जो लोग कंपनी में $500 की, 500 पाउंड, उस समय वहाँ ब्रिटिश पाउंड था, 500 पाउंड की जो अंशधारिता लोग रखते हैं, वो जो है इनको चुनने का अधिकार रखते हैं। ये मत करेंगे और उन्हीं में से ये चुन के 24 सदस्यीय निदेशक बोर्ड की स्थापना करेंगे। यही निदेशक बोर्ड देखेगा कि भारत में व्यापार कैसे किया जाएगा, कहाँ कहाँ व्यापार किया जाएगा, किन चीज़ों का व्यापार किया जाएगा, और थोड़े बहुत नियम बना के यही आपका निदेशक बोर्ड भेजेगा कि भारत में कैसे जो है आपको व्यापार करना है। फिर आता है 1773 का अधिनियम। तब तक प्लासी और बक्सर का युद्ध हो चुका था, क्षेत्रों पे अधिकार हो चुके थे। बहुत सारी समस्याओं का सामना अंग्रेजों को भी करना पड़ रहा था। अंग्रेजों की कार्यविधियों के वजह से, कार्यवाहियों की वजह से भारतीयों को भी बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस क्रम में क्या हुआ कि इन्हीं सब समस्याओं के समाधान हेतु एक प्रयास किया गया 1773 में। ब्रिटिश संसद जो है वो भारत के मामले में पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट जो थी वो भेजती है एक एक्ट बना के, और जिसे कहा गया 1773 का अधिनियम या चार्टर्ड एक्ट 1773। देखिए, अब जब उसने बनाया, तो जब ब्रिटिश संसद ने बनाया भारत में व्यापार कंपनी के लिए चार्टर्ड एक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैबिनेट, जो ब्रिटिश कैबिनेट थी, उसे भारतीय मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया, क्योंकि वो तो नियम बना के भेज ही रही है। तो ब्रिटिश कैबिनेट को पहली बार भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है आपका 1773 का अधिनियम। और इसमें एक काम किया गया कि जो लोग, पहले मैंने आपको बताया ना, 500 पाउंड जिनकी अंशधारिता थी 500 पाउंड की कंपनी में, उनको मत देने का अधिकार था, उन्हें निदेशक बोर्ड के सदस्यों को चुनने का अधिकार था। अब उस 500 पाउंड की जो वो बनाया गया था, उसको अब कहा गया कि आप जब जिनका जो है अंशधारिता 1000 होगी, 1000 पाउंड होगी, वो केवल मताधिकार रखते हैं या परिषद के सदस्यों, डायरेक्टर को चुनने का अधिकार रखते हैं। 1000 पाउंड कर दिया गया था, 1000 पाउंड जिनका हो गया था, उनको कहा गया कि वो निदेशक बोर्ड को चुनने का अधिकार रखते हैं। साथ साथ में ये भी किया गया कि प्रतिवर्ष एक चौथाई बोर्ड के सदस्य प्रतिवर्ष चुने जाएंगे। इसका मतलब आप समझते हैं, 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिटायर्ड होंगे और 1/4 प्रतिवर्ष चुने जाएंगे। और इसके साथ ही साथ
बंगाल का गवर्नर जो था ना, इसमें हुआ क्या कि बम्बई और मद्रास का जो वो था, मुंबई और मद्रास को कोलकाता के अधीन कर दिया गया, और जो बंगाल का गवर्नर था ना, अब उसको बदल के कहने जाने लगा गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और ऐसा पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि आपके मुंबई और मद्रास को कोलकाता के अधीन कर दिया गया, और कोलकाता का जो यानी बंगाल का जो गवर्नर था उसे अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ऐसा पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बनेगा, ठीक है। तो इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग। और एक काम किया गया कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। ये 4 सदस्य थे क्लेवरिंग, मॉन्सल, बारबेल और आपके फिलिप फ्रांसिस। ये चारों थे जो 4 सदस्यीय परिषद, प्रथम परिषद का निर्माण किया गया। उसमें क्लेवरिंग, मॉन्सल, बारबेल और फिलिप फ्रांसिस थे, ठीक है। 1773 के अधिनियम में एक और काम किया गया था। 1773 के अधिनियम में यह कहा गया कि भारत में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। वो उच्च न्यायालय की स्थापना 1 साल बाद यानी 1774 में किया गया कोलकाता में। तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कि किस अधिनियम द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था। तो वो अधिनियम था 1773 का। कब किया गया था? 1 साल बाद, तुरंत 1 साल बाद 1774 का। अगर ये पूछ लिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था, वो थे आपके एलिजाह इम्पे, लॉर्ड एलिजाह इम्पे। नोट करने लायक है, आप इस पे जो है ध्यान दे लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई जो कंपनी का कर्मचारी होगा वो अपना निजी व्यापार नहीं करेगा। और इसमें क्या किया गया कि जो देखा यह गया था कि जो प्लासी के युद्ध के बाद देखा यह गया था कि बहुत सारे उपहार लिया करते थे, बड़ा भ्रष्टाचार फैल गया था कर्मचारियों के कंपनी के बीच में। तो इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि आप घूस, नजराना, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ वेतन वृद्धि कर दी गई। अगर वेतन वृद्धि कर दी जाती है, देखो ये माना यह जाता है कि अगर सरकारी संस्थाओं में आपको भ्रष्टाचार कम करना है तो कर्मचारियों की वेतन वृद्धि कर दीजिए। ये एक हाइपोथेसिस है, बहरहाल ऐसा होता नहीं है। फिर भी चलिए इस चीज में फंसने के बजाय उनकी वेतन वृद्धि की गई और साथ में घूस, नजराना, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा गया। यह अधिनियम परीक्षण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित था। यह पहला अधिनियम था। इसको लाया गया इसलिए कि चलिए देखते हैं भारतीय परिस्थिति में क्या ये संविधान जो हम एक्ट निर्माण करके जा रहे हैं ये किस तरह लागू किए जाएंगे, क्या इम्पैक्ट डालेंगे। यानी ये परीक्षण का विषय था। और क्या इम्पैक्ट डालेंगे, क्या संतुलित करेंगे जो सिनेरियो है उसको कि नहीं, उसको या नहीं। इस वजह से यह अधिनियम परीक्षण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। फिर आता है इस अधिनियम में कुछ खामियां रह गई थी, इस वजह से संशोधन अधिनियम 1781 लाया गया। देखिए यहां पे कहा गया था ना कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जो 1774 में सर लॉर्ड एलिजाह इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो यहां पे ये किया गया कि गवर्नर, इसमें कहा गया कि कलकत्ता के आम नागरिकों पर भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के, पहले ये केवल कंपनी के जो व्यक्ति थे उन पे इसका क्षेत्राधिकार लागू होता था। इसलिए जो अगला आया संशोधन अधिनियम 1781 का, उसमें यह व्यवस्था की गई कि कलकत्ता का जो आम नागरिक होगा उस पर भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा, ठीक है। लेकिन समस्या यह थी कि भाई आम नागरिक है तो हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, तो उसके अपने लॉ होते हैं। तो उस 1781 के अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई
कि हिंदू और मुसलमानों को उनके कानून के अनुसार न्याय दिया जाएगा, कि उनकी जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार न्याय दिया जाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद के को भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, क्योंकि लोग क्या करते थे कि अगर कोई निर्णय लिया तो उसके विरुद्ध न्यायालय चले जाते थे। न्यायालय चले जाते थे तो अंग्रेजों को अपना कार्य करने में मुश्किल होती थी। इस वजह से क्या किया गया, 1781 के अधिनियम में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। और मेन मामले कहां पे उठते थे, कर वसूलते थे। आपने सुना भी होगा, अंग्रेज बहुत बुरी तरह कर वसूला करते थे। अगर अकाल भी पड़ा हुआ है उस समय भी कर वसूला करते थे। इस वजह से राजस्व संबंधी मामलों में भी लोग न्यायालय चला जाया करते थे। तो अगले भी अधिनियम में क्या कर दिया, क्योंकि उनको अपना हित साधना था, इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया कि राजस्व संबंधी मामलों को भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तो 1781 के अधिनियम में 3 बड़ी बड़ी बातें की गई। वो ये की गई कि जो आपका गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होगी उस पे भी न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा, राजस्व संबंधी मामलों पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा, और जो न्यायालय का क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ाकर कलकत्ता के आम नागरिकों को भी उसमें शामिल कर लिया गया। और ये भी कहा गया, थोड़ी सी सहूलियत देते हुए, कि हिंदू और मुसलमानों का जो अपना निजी लॉ होता है या निजी कानून होता है उसके तहत उनको न्याय दिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है अधिनियम जिसे पीट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इसमें कहते हैं 1773 की खामियों के, वहां मैं कह रहा था ना परीक्षण और संतुलन का सिद्धांत पर आधारित तो 1773 का नियम था। तो देखिए, पहला यहाँ पे संशोधन किया गया, दूसरा यहाँ पे भी देखा जा रहा है 1784 का एक्ट जो है पीट्स इंडिया एक्ट, इसमें भी 1773 के अधिनियम में जो खामियां थी उनको दूर करने हेतु ये अधिनियम लाया गया। तो इसमें बड़ी बड़ी बातें क्या की गई कि उसमें क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जो 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। तो एक व्यवस्था और कर दी गई कि 6 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना, 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किससे की गई थी, 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के। डायरेक्टर तो प्रारंभ से ही थे, और ये दोनों व्यवस्थाएं कि नियंत्रक बोर्ड और डायरेक्टर, ये 1858 तक चला था। 57 की क्रांति के बाद में जब अधिनियम आया था तब इसको खत्म किया गया था। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना, जिसमें मैं कह रहा था कि ये थे क्लेवरिंग, मानसॉल, बारबेल, फिलिप फ्रांसिस, इनको क्या किया गया कि इनको जो 4 की संख्या थी उसे घटाकर 3 कर दिया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल को प्रांत में जो सरकारें बनती थी ना उनको बर्खास्त करने का भी अधिकार दे दिया गया। पहले क्या था कि भारत का गवर्नर जनरल जो युद्ध और शांति, जैसे कहे युद्ध किया उसके बाद उसको संधि करनी थी, तो पूर्व में डायरेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं था, लेकिन इस अधिनियम के तहत युद्ध और शांति के पूर्व डायरेक्टरों की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब इसका यह है कि अगर आप कहीं युद्ध करना चाहते हैं तब भी आप डायरेक्टर की अनुमति लेंगे। अगर युद्ध खत्म करके आप शांति स्थापित करना चाहते हैं या संधि करना चाहते हैं, उस स्थिति में भी आप डायरेक्टर की अनुमति लेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम में यह कहा गया कि गवर्नर जनरल जो है वो विशेष परिस्थितियों में, जो उसकी परिषद थी 3 सदस्यीय परिषद, जो 73 द्वारा 4 सदस्यीय थी, 84 द्वारा 3 सदस्यीय कर दिए गई, उसके निर्णय को रद्द करने का विशेषाधिकार दे दिया गया, यानी वीटो पावर दे दिया गया गवर्नर जनरल को कि वो परिषद के निर्णय को रद्द कर सकती है। अब क्या हुआ कि ये 1786 के अधिनियम में अभी इसके विषय में मैं बताऊंगा, और भी डिटेल में बता रहा हूं। गवर्नर जनरल अब प्रधान सेनापति भी बन गया था। ठीक है, और पहला प्रधान सेनापति बनाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। देखिए, हुआ यह था कि 1786 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर बन के आया था। बंगाल का गवर्नर, भारत का नहीं कहेंगे, अभी बंगाल का ही गवर्नर जनरल चल रहा है। बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। ये आया तो इसने आने की 2 शर्तें रखी थी। एक कि मुझे परिषद के निर्णय को बदलने, रोकने या खत्म करने की शक्ति दे दीजिए। दूसरी कि मुझे आप प्रधान सेनापति का भी की शक्तियां दे दीजिए। तो वही 2 ये 1786 का अधिनियम लाके ये कॉर्नवालिस की मांगों को पूरा किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांगों को पूरा किया गया था।
तो उसमें दे दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को गवर्नर जनरल रद्द कर सकता है और अब गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति भी होगा। फिर आता है 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। कंपनी के अधिकार को एक बार फिर, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको एक बार फिर 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया और यह व्यवस्था कर दी गई कि जो ब्रिटेन में नियंत्रक बोर्ड है उसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और तीसरी व्यवस्था की गई कि न्यायालय को सभी कानून और विधियों की व्याख्या करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, जो विधियां और वो बन के आ रही हैं, विधियां विनिमयन और नियम कानून आ रहे हैं बन के ब्रिटेन से, उनकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को 1793 के अधिनियम में दे दिया गया था। ठीक है, यहां तक की बात हुई 1793 तक की। तो मोटी मोटी बातें इनकी एक बार फिर से देख लीजिए। 31 दिसंबर 1600 में कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कितने वर्षों का व्यापार करने का? 15 वर्षों के तक के व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसके बाद 1773 का चार्टर्ड एक्ट आता है जिसमें पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला। 500 पाउंड के अंशधारकों के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारकों को निदेशक बोर्ड के सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया। 1/4 सदस्यों की नियुक्ति प्रति वर्ष की जाएगी। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ऐसा पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना था और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद की नियुक्ति की गई। परिषद के सदस्यों की नियुक्ति डायरेक्टर की सिफारिश पर सम्राट द्वारा की जाती थी। ऐसे 4 सदस्यीय जो परिषद बनाई गई थी उसके प्रथम सदस्य जो बनाए गए थे वो क्लेवरिंग, मानसॉल, बारबेल और फिलिप फ्रांसिस थे। 1974 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वेतन में वृद्धि की गई। घूस, नजराना, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह अधिनियम परीक्षण व संतुलन के सिद्धांत पर आधारित था। आता है 1781 का अधिनियम। इसमें कहा जाता है कि गवर्नर जनरल और तथा उसकी परिषद को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। राजस्व संबंधी मामले को भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया और न्यायालय का क्षेत्राधिकार अब कोलकाता के आम नागरिकों पर भी विस्तारित कर दिया गया। और इसमें यह बात कही गई कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को उनके निजी लॉ द्वारा न्याय दिया जाएगा। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है जो 1773 के अधिनियम की खामियों को दूर करने के लिए आता है। 1784 के अधिनियम में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। युद्ध शांति के पूर्व डायरेक्टरों की अनुमति यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया। 1786 का अधिनियम आता है जिसमें कहते हैं कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय करने की शक्ति दे दी गई। निर्णय को रद्द करने की शक्ति दे दी गई और गवर्नर जनरल अब प्रधान सेनापति बन गया। ऐसा प्रथम प्रधान सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस बना था। 1793 का चार्टर्ड अधिनियम आया। कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। नियंत्रक बोर्डों के सदस्यों के जो वेतन था उसको भारतीय राजस्व से देने की बात की गई। न्यायालय को सभी कानून और विधियों की व्याख्या करने का अधिकार दे दिया गया। चलिए अब बात करते हैं 1813 के राजलेख के बारे में। 1813 के राजलेख में किया गया ये व्यवस्था की गई कि ईसाई मिशनरी जो थे उनको भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। चाय और चीनी के साथ जो व्यापारी के का अधिकार था उसे बनाए रखते हुए और जो व्यापारी के का अधिकार थे उसे समाप्त करने की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो क्या किया गया था? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया था और जो समस्त व्यापारी के अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। स्वेच्छा हेतु भारतीय राजस्व पे 1 लाख रुपए के व्यय की व्यवस्था की गई और ये व्यय भारतीय राजस्व से ही किया जाएगा। 1813 का राजलेख 3 बड़ी बातें करता है। वो ये करता है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे देता है और साथ ही साथ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापारी के एकाधिकार पर प्रतिबंध भी लगा देता है। शिक्षा हेतु भारतीय राजस्व से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था करता है। ठीक है, इसके बाद आता है 1833 का राजलेख। कंपनी के व्यापारिक
जो व्यापार अधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। पुनः 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापार को अधिकार, मतलब कंपनी को पुनः 20 वर्ष का अधिकार दे दिया गया पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का। साथ ही साथ बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का अब गवर्नर जनरल होगा ना, वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तथा विधियों के संहिताकरण के लिए पहली बार 1833 के अधिनियम में विधियों की संहिताकरण करने के लिए प्रथम बार विधि आयोग की स्थापना की गई थी। विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और 1833 के अधिनियम में दास प्रथा को विधि विरुद्ध कर दिया गया, यानी दास प्रथा अब विधि विरुद्ध है। इसके 10 साल बाद 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया। गवर्नर जनरल की परिषद में जिसको 4 से 3 किया गया था, फिर 3 से 4 सदस्यीय कर दिया गया। चौथा सदस्य विधि सदस्य नियुक्त किया गया। और इसी अधिनियम का एक धारा 87 थी ना, उसमें कहा गया धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, रंग के आधार पर सरकारी पदों में नियुक्ति हेतु जो अयोग्यता थी ना, उसको अवैध घोषित कर दिया गया इसी अधिनियम के तहत। इसमें इससे एक चीज का ये पता लगता है कि अब भारतीयों को भी कंपनी के प्रशासन में पद मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। फिर आता है 1853 का राजलेख। इसमें क्या किया गया कि विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्य से पृथक कर दिया गया और प्रथम बार 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया विधायी कार्य करने के लिए। ठीक है। साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति जो पहले नामजदगी के रूप में की जाती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनको नामजद कर दिए जाते थे, अब उनकी नियुक्ति खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस अधिनियम के तहत खुली प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई थी, तो 1853 का अधिनियम था। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की जो विधि सदस्य नियुक्त किया गया था ना 1833 के अधिनियम द्वारा, उसे अब गवर्नर जनरल का पूर्ण सदस्यता दी गई। और किया गया निदेशक मंडलों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई इस अधिनियम के तहत। यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। क्यों? क्योंकि 1858 में क्रांति हो जाती है, और क्रांति हो जाती है उसके बाद जो भारत का शासन होता है वो क्राउन के हाथों में चला जाता है। इस वजह से यह अंतिम चार्टर्ड अधिनियम था 1853 का। तो मोटी मोटी बातें, 1813 के अधिनियम में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये भी पूछा जाता है चाय के और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापारी के अधिकार पर कब प्रतिबंध लगा दिया गया, तो 1813 का अधिनियम था। शिक्षा हेतु भारतीय राजस्व से 1 लाख रुपए व्यय की व्यवस्था 1813 के ही अधिनियम में की गई थी। 1833 का अधिनियम आता है जो कहता है कंपनी के व्यापारी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अब भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, और कंपनी के व्यापारी के अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। पूर्ण व्यापारी के अधिकार, चाय और चीन के साथ मिला के जो व्यापार था उस सारे व्यापारी के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसी में जो है विधियों के संहिताकरण करने के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति का प्राविधान किया गया, और पहला अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, और 1843 में चल के दास प्रथा का अंत भी हो जाता है। ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में जो 3 सदस्य हो गई थी उसे फिर 4 सदस्य बनाया गया, और चौथा सदस्य विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। और इसके साथ साथ इसी अधिनियम की धारा 87 में यह व्यवस्था की गई कि धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, रंग के आधार पर सरकारी पदों में नियुक्ति पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1853 का राजलेख आता है जो अंतिम चार्टर राजलेख था। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक कर दिया गया। इस हेतु 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया, और कर्मचारियों को जो कंपनी के कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति अब नामजदगी के स्थान पर खुली प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ विधि सदस्य को गवर्नर की सदस्य परिषद का पूर्ण सदस्य घोषित कर दिया गया, और निदेशक मंडलों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई।
ठीक है। फिर 1857 की क्रांति होती है। क्रांति के बाद एक अधिनियम आता है जिसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। इसी के साथ ही भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है और भारत का शासन क्राउन के हाथों में चला जाता है और भारत में महारानी को साम्राज्ञी भारत की घोषित कर दिया जाता है और इसमें व्यवस्थाएं दी जाती हैं कि अब भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाएगा और पहला वायसराय नियुक्त किया गया लॉर्ड कैनिंग को। और इसके साथ ही साथ भारत में शासन करने हेतु एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया। इसी अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद सृजित किया गया था और उसको सहायता देने हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे उनकी इस व्यवस्था को समाप्त करके इस व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। शिक्षित वर्गों ने इसे कहा था, जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया और कहा यह हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है, अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। और इसी अधिनियम के तहत 1861 में जेम्स विल्सन ने भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। तो मोटी मोटी चीजें ये याद रखने लायक है, उनको याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को कब वायसराय कहा जाने लगा। तो ये कहा जाने लगा था 1818 के अधिनियम में। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, भारत सचिव का पद सृजित किया गया और इसको सहायता देने हेतु 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। साथ ही साथ शिक्षित वर्गों ने इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। इसी अधिनियम के तहत 1861 में जेम्स विल्सन द्वारा भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की गई। प्रतिनिधि शासन की शुरुआत के साथ साथ ही विकेंद्रीकरण की मतलब हो गया कि विषयों को बांटने की, शक्तियों को बांटने की प्रारंभ पहली बार किया गया। ये कौन सा अधिनियम था? 1861 का अधिनियम। और 1861 के अधिनियम द्वारा ही गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की, आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दे दिया गया। साथ ही साथ इसी अधिनियम में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था, 1861 के अधिनियम के तहत। और कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी या किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी? तो वो 1861 का अधिनियम था। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो लॉर्ड कैनिंग को दिया जाता है। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1861 के अधिनियम में। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब दी गई थी? तो ये दी गई थी आपका 1861 के अधिनियम द्वारा। और दूसरा, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी इसी द्वारा की गई थी। और कभी कभी शुरू करता है कि विभागीय प्रणाली की नींव डालने वाला कौन है? तो वो है लॉर्ड कैनिंग, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है 1892 का अधिनियम। आंशिक रूप से प्रथम बार भारत में संसदीय व्यवस्था प्रारंभ करने वाला प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो वो 1892 का अधिनियम था। इसी अधिनियम के तहत प्रथम बार भारतीयों को भारत में पेश होने वाले बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बहरहाल यह अधिकार बहुत ही सीमित था। अनुपूरक प्रश्न और मताधिकार का अधिकार इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्राप्त नहीं हो सका था। सीधे ठीक ही इसके साथ ही जब पारित होता है, मतलब तो इसमें 2 चीजें याद करने लायक है। 1892 का अधिनियम की संसदीय व्यवस्था को आंशिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो 1892 का अधिनियम था। भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति कब दे दी गई थी? तो वो दे दी गई थी आपकी 1892 में। हाँ, ये भी याद रखने लायक है कि 1892 के अधिनियम के तहत जो बजट पर शक्तियां भारतीयों को दी गई थी उसमें अनुपूरक प्रश्न और मताधिकार का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया था। फिर आता है 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार एक सर अरुंडेल समिति
बनाई गई थी, उसकी सिफारिश के आधार पर 1919 के अधिनियम बनाया जाता है, जिस अधिनियम में व्यवस्था की जाती है कि अब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए की जाती है, इसीलिए इसे फूट डालो राज करो की नीति पर आधारित अधिनियम कहा जाता है। वायसराय की इसी में एक व्यवस्था और की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया। तो मोटी मोटा बात अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1800 अधिनियम के तहत कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया था। अब भारत का शासन क्राउन के हाथों में चला गया था और साथ ही साथ भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाया गया। पहला वायसराय कैनिंग था। भारत सचिव का नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड को खत्म करते हुए भारत सचिव का पद सृजित किया गया। इसको सहायता देना है तो 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। शिक्षित वर्गों ने इसे अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा और 1861 में जेम्स विल्सन द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। फिर 1861 का अधिनियम आता है। प्रतिनिधि शासन की शुरुआत 1861 के अधिनियम द्वारा की गई। विकेंद्रीकरण की नींव भी 1861 के अधिनियम में पड़ी। गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था और विभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। यह समय था लॉर्ड कैनिंग, इस समय वायसराय था। फिर आता है 1892 का अधिनियम, जिसमें आंशिक रूप से प्रथम बार भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन मताधिकार और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया था। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार सर अरुण डेल समिति की सिफारिशों पर आधारित था। यह फूट डालो और अनाज किलो की नीति पर आधारित था। मुस्लिमों को पृथक बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल कर लिया गया। बच्चों ये याद जरूर रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। किस समिति के आधार पर किया गया था? तो सर अरुण डेल समिति के आधार पर किया गया था। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था इसी अधिनियम द्वारा दी गई थी। के अधिनियम के बाद आता है आपका 1919 का अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें क्या किया गया, जो सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था थी जो अभी तक मुसलमानों को मिला हुआ था, अब उसको बढ़ा के आंग्ल भारतीय, ईसाइयों और यूरोपियों और सिखों तक कर दिया गया। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को का विस्तार कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम में एक बड़ा चेंज और भी किया गया, महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार दे दिया गया, मत का अधिकार दे दिया गया 1919 के अधिनियम द्वारा। तो क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जो 1909 के अधिनियम से शुरू की गई थी उसका विस्तार कर दिया गया 1919 के अधिनियम में। अगला उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग प्रथम बार इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, उच्च सदन और निम्न सदन की व्यवस्था भी इसी संविधान द्वारा की गई, इसी अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। ये द्वैध शासन चला था 1935 तक। पूछा यह जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। याद रखिएगा, अगर केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की बात करता है तो आप लगाएंगे 1935 का अधिनियम। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। द्वैध शासन लियोनेल कार्टियल की एक पुस्तक थी, डायरकी। सर्वप्रथम द्वैध शासन शब्द का प्रयोग लियोनेल कार्टियस की पुस्तक डायरकी में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए पूछा कभी कभी ये जाता है कि द्वैध शासन का जन्मदाता कौन है, तो वो है लियोनेल कार्टिस। याद रखिएगा बच्चों। भारत सचिव के कार्य को अब कम करने हेतु, तो जो कार्यभार था भारत सचिव के ऊपर उसको कम करने हेतु एक पद का सृजन किया जाता है जिसे हाई कमिश्नर कहा जाने लगा।
ठीक है। हाई कमिश्नर का एक पद का सृजन इसी 1919 के अधिनियम के तहत कर दिया गया। तो 1919 के अधिनियम में क्या क्या चीजें की गई? एक तो जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई थी उसका विस्तार कर दिया गया आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, ईसाइयों और सिखों तक। दूसरा जो काम किया गया वो महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तीसरा जो काम किया गया वो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, जैसे कि आज है उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं और उसके बाद निम्न सदन जिसको लोकसभा कहते हैं, उस तरह की व्यवस्था की शुरुआत 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ये केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत नहीं थी, ये प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत थी। अगर पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी तो आप 1919 का अधिनियम लगाएंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी तो वो 1935 का अधिनियम था। ठीक है। ये जो द्वैध शासन जिसे डायरकी व्यवस्था कहते हैं, ये लियोनेल कार्टिस थे। उनकी पुस्तक डायरकी में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। इसलिए द्वैध शासन के जन्मदाता के रूप में लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। और इसमें एक व्यवस्था इस अधिनियम के तहत और की गई थी, वो ये किया गया था कि भारत सचिव का जो कार्यभार था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया था, इसलिए भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक हाई कमिश्नर पद का सृजन किया गया था। फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम देखो कहा यह गया था, जब 1919 का अधिनियम आया था तो इसका कहा गया था 10 वर्ष बाद इसका यानी 1929 में जाके इसकी समीक्षा की जाएगी कि अब क्या इसमें चेंजेस करना है 1919 के अधिनियम में। लेकिन ब्रिटेन की कुछ राजनीतिक परिस्थितियां इस कदर वो हो गई कि इनको 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन करना पड़ा। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन करना पड़ा, जिसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें सभी लोग अंग्रेज थे, सभी जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे। इस वजह से भारत में लीग और कांग्रेस ने दोनों ने विरोध किया कि नहीं भाई, इस कमीशन में भारतीय सदस्य भी होने चाहिए थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई, जो सिफारिश आई, उसी आधार पर 1935 का अधिनियम पारित किया गया। इसी बीच में बहुत सारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उन गोलमेज सम्मेलनों का भी प्रभाव इस 1935 के अधिनियम में दिखाई पड़ता है। और हाँ, एक बात जानने लायक है, ये अधिनियम अपने आप में पूरा संविधान था। ठीक है, 321 अनुच्छेद के साथ में 10 अनुसूचियां और 14 भाग के साथ में ये आपका 1935 का अधिनियम आया था। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। ठीक है, इसमें व्यवस्था ये की गई कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ये अखिल भारतीय संघ कैसे बनेगा, इसमें ये व्यवस्था दी गई कि 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरियों और जो स्वेच्छा से रजवाड़े या देसी रियासतें आने चाहें उनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ ही केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई और प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई इस अधिनियम के तहत, प्रांतों को यह स्वायत्तता दी गई कि वो प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को प्राप्त हो गया था। इस वजह से प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ में अधिकतम 6 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। तो ये पूछा जाए कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, किस अधिनियम द्वारा की गई थी, तो ये संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। और इसमें एक चीज किया गया था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग करने की व्यवस्था भी 1935 के अधिनियम में ही की गई थी और विधानसभा चुनाव कराने की व्यवस्था भी इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो 1935 के अधिनियम में बच्चों अगर देखा जाए तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो साइमन कमीशन की सिफारिशों और गोलमेज सम्मेलनों के से निकली बातों के आधार पर बनाया गया था, उसमें व्यवस्था दी गई कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें 11 ब्रिटिश
ब्रिटिश प्रांतों के साथ में 6 कमिश्नरियों को मिलाकर, और साथ ही साथ वे देसी रियासतें जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहें उनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हुई वो ये हुई कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, जो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन था उसको अब केंद्र में शुरू कर दिया गया 1935 के अधिनियम द्वारा, और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। ठीक बच्चों, और इसी के साथ ही प्रांतों को अपने हेतु विधि बनाने की स्वायत्तता दे दी गई, यानी प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने की स्वायत्तता प्रांतों को दे दी गई, यानी प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भी 1935 के अधिनियम में की गई। इसके साथ ही संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था भी 1935 के अधिनियम में की गई थी, और इसमें कहा गया था एक मुख्य न्यायाधीश के साथ अधिकतम 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी संघीय न्यायालय में। बर्मा को भारत से अलग किया गया था इसी 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम के तहत ही विधानसभा के गठन की व्यवस्था की गई थी। इसी व्यवस्था के चलते हुए 1937 में प्रांतीय चुनाव करवाए जाते हैं। 1937 में प्रांतीय चुनाव होते हैं, जिसमें जो प्रांतीय चुनाव हुआ था वो 1585 सीटों के लिए हुआ था। कांग्रेस ने 311 सीटें जीत ली थी। ठीक है, 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और 2 प्रांतों में बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई थी, और तत्कालीन रूप से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, उसके मंडराने लगा था, तो विश्व युद्ध के चलते बिना कांग्रेस या विधानसभाओं की राय लिए अंग्रेजों ने विश्व युद्ध में भारत को भी झोंक दिया। इसके चलते जो है विरोध के फलस्वरूप कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 को 28 माह के शासन के बाद, 28 माह ये याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कितने माह तक शासन किया था, तो 28 माह का शासन किया था, अपना त्याग पत्र दे दिया। कारण क्या था? विश्व युद्ध। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, कि कांग्रेस से अब भारत मुक्त हो चुका है। अगली व्यवस्था क्या आती है कि ये जो विरोध चल रहा था, विरोध के फलस्वरूप अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में कहा जाता है कि भारतीयों के कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसमें प्रयास किया जाता है, साथ ही युद्ध में सहयोग हेतु भारतीयों को शामिल करने के लिए ये अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव में कहा जाता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अब और अधिक भारतीयों को स्थान दिया जाएगा, यानी और अधिक भारतीयों की नियुक्ति गवर्नर जनरल की परिषद में किया जाएगा। साथ ही साथ ये व्यवस्था की गई कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन भी अगस्त प्रस्ताव में करने की बात की गई थी, और अगस्त प्रस्ताव में ही युद्धोपरांत औपनिवेशिक स्वराज की भी बात कही गई थी। अगस्त प्रस्ताव का कांग्रेस और लीग दोनों ने ही, क्योंकि लीग ये चाहती थी कि अलग पाकिस्तान की नियुक्ति कर दी जाए, ऐसी कोई अलग पाकिस्तान बना दिया जाए, ऐसी कोई बात इसमें नहीं की गई थी, और युद्ध में झोंकने की बात की गई थी और स्वराज की बात की नहीं जा रही थी, औपनिवेशिक स्वराज की बात की जा रही थी। इस वजह से कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया, और अगस्त प्रस्ताव के फलस्वरूप ही व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था पवनार आश्रम में गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को जो शुरुआत की गई थी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही आपके विनोबा भावे जी थे, और द्वितीय सत्याग्रही के रूप में किनको चुना गया था, तो वो चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, ये बातें चल ही रही थी। इसी के बीच में क्रिप्स मिशन लाया गया, क्योंकि युद्ध में उनको सहयोग चाहिए था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की बहुत ज्यादा फजीयत हो रही थी, जापान भारत की सीमाओं तक चढ़ाया था। उस मिशन भारत भेजा गया, जिसने ये सलाह दी कि युद्धोपरांत संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। अब भाई युद्धोपरांत क्यों, अभी क्यों नहीं? आप क्यों युद्ध में हमें झोंकना चाहते हैं?
गांधी जी ने कहा भी कि हमें जिस अराजकता में आप छोड़ना चाहें आप छोड़ के भारत चले जाइए, इसी में भारतीयों की भलाई है, इसी में आपकी भी भलाई है। इसीलिए इसी के फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन 1942 शुरू किया गया। 1942 के बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन 1946, जिसमें संविधान सभा के गठन हेतु बात की गई। कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक पद सृजित किए जाएंगे। इसमें यह व्यवस्था दी गई कि संविधान सभा का गठन किया जाए, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाए, और उसका जो पदों की बात की गई तो उसमें यह बताया गया कि 389 पद सृजित किए जाएं, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से सृजित किए जाएं, 93 देसी रियासतों से लाए जाएंगे और 7 चीफ कमिश्नरियों से लाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका संवैधानिक विकास। अब अगले चैप्टर में हम यहीं से शुरू करेंगे कैबिनेट मिशन के संविधान सभा का गठन, और साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि किन किन देशों से क्या क्या चीजें भारत में ली गई थी। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।